नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारत और पाकिस्तान के भयानक युद्ध के ठीक एक साल के बाद 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। तब भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेगोशिएशन किया था। शिमला समझौता 2 जुलाई, आज 2 जुलाई। इस समझौते के साथ ही बांग्लादेश एक देश के रूप में सामने आया। शिमला समझौते के आज 54 साल पूरे हो चुके हैं। हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समझौते के तहत हिंदुस्तान को क्या मिला, कैसे मिला, कितना मिला, किस पार्टी को किस तरीके से सामने दुनिया के रखा गया, और उसके बाद ये सारी चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। तो सबसे पहले बात 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, जिसका मुख्य कारण मतलब इस शिमला समझौते से पहले का जो बैकग्राउंड है उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम शिमला समझौता यानी आज के ऐतिहासिक दिन को समझ सकें। पश्चिमी पाकिस्तान ने युद्ध थोपा, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की 98% आबादी बांग्ला बोलती थी। पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उस तरफ के लोगों की संस्कृति, पहनावे और संगीत को कमतर आंका जाता था, जिससे उनके भीतर भारी असंतोष पैदा हुआ। पाकिस्तान का अधिकांश राजस्व और विदेशी मुद्रा पूर्वी पाकिस्तान के जूट निर्यात से ही आती थी, जबकि उसका 70-80% हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान के विकास पर खर्च होता था। नौकरियों में पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को हिस्सेदारी नाम मात्र की थी। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जीत हासिल की। 313 में 167 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। जनरल याह्या खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और उन्होंने संसद को स्थगित कर दिया और सत्ता सौंपने से साफ मना कर दिया। आवाज उठाने पर पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च को पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। सेना ने लाखों निर्दोष बंगाली नागरिकों, छात्रों और बुद्धिजीवियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके विरोध में बंगालियों ने मुक्ति वाहिनी के नाम से गुरिल्ला सेना बनाकर विद्रोह किया। पाकिस्तानी सेना के डर से लगभग 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी के रूप में भारत में घुसे। इतनी बड़ी आबादी को आश्रय देने से भारत की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव पड़ा। भारत ने दुनिया से इस संकट को रोकने की अपील की। भारत की अपील पर किसी देश ने ध्यान नहीं दिया। भारत लगातार मुक्ति वाहिनी की मदद कर रहा था। 3 दिसंबर को पाक वायुसेना ने भारत के 11 सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया। इसके बाद भारत ने युद्ध की घोषणा कर पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर अपनी सेना उतार दी। पश्चिमी पाकिस्तान के शासक पूरे देश पर उर्दू भाषा थोपना चाहते थे, जबकि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अपनी तरह से इस बात के लिए तैयार कतई नहीं था। उसकी भाषा बंगला थी, क्योंकि बंगाल से ही टूट करके वो हिस्सा बना था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, एक देश के 2 अलग अलग टुकड़े, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान नियंत्रित करता था। और नतीजा उसका यह हुआ कि युद्ध की विभीषिका में जाना पड़ा। 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में घुसे, जिन्हें शरणार्थी कहा गया। और भारत की अपनी अर्थव्यवस्था भी उस दौरान ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां भारत को चलाना, भारत के लोगों की सेवा करना यहां के राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किल हुआ। वैश्विक कूटनीति और महाशक्तियों की इस पूरे एपिसोड में बड़ी भूमिका थी। जिस तरीके से
ये युद्ध हुआ, जिस तरीके की स्थितियां बनी, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पूरे एपिसोड के अंतर में जिस तरीके से, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे यूएसएसआर रहा हो, उस समय यूएसएसआर ही था जिसे आज हम रूस कहते हैं, इन दोनों देशों ने अपनी अपनी जो पसंद थी उसको भी दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका ने अपना बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उतारा, और इधर यूएसएसआर ने भी अपनी नौसेना, अपने जहाज बंगाल की खाड़ी तक भेजे। नतीजा यह हुआ कि दोनों एटॉमिक देश थे, न्यूक्लियर पावर से संपन्न थे, लिहाजा भारत और पाकिस्तान का युद्ध जिस तरीके से चल रहा था उस पे इन दोनों का उस तरह का जोर तो नहीं रहा, यानी दोनों न्यूट्रलाइज कर रहे थे एक दूसरे की ताकत को। और इधर भारत और पाकिस्तान का जो 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ वो जाकर के 16 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में ये स्थिति समझने वाली है कि रूस और अमेरिका, यूएसएसआर और अमेरिका, इन दोनों की किस तरीके की भूमिका उस समय पे रही है। युद्ध की शुरुआत और इसके जो प्रमुख सैन्य अभियान रहे वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। जिस तरीके से इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके की स्थितियां पैदा हुई, उसमें ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था कि भारत और पाकिस्तान किस तरीके से इस पूरे युद्ध में एक निर्णायक जगह तक पहुंचेंगे। और उस समय भारत पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर बराबर से अपनी मोर्चेबंदी करे था। ऑपरेशन सर्चलाइट मार्च में जरूर शुरू किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सैम मानेकशॉ जो उस समय भारतीय सेना के प्रमुख थे, उन्होंने इसको नवंबर तक कम से कम टालने की बात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से रखी थी, ताकि सेना को वक्त मिले, दोनों मोर्चों पर तैयारी बदस्तूर हो सके, और चाइना की तरफ से जिस तरीके के अटैक का खतरा था उसको भी न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्योंकि 1962 का हम युद्ध देख चुके थे, और जब बर्फ पड़ने लगती है हिमालयन साइड पर, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो एक मोर्चा है चाइना की तरफ से खुलता है, जो उस पर अपनी तरह की रोकथाम हो जाती। लिहाजा जैसे ही पाकिस्तान की ओर से दिसंबर में भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमला किया गया, उसके बाद भारत ने रिटालिएट किया और 16 दिसंबर को उस जगह पर जाकर के बम ही बम फोड़े जहां बांग्लादेश यानी ढाका में पाकिस्तान के टॉप लीडर्स इस पूरे युद्ध को लेकर के बातचीत कर रहे थे। इतने बम दागे गए जिसके बाद पाकिस्तान सहम गया और उसकी जो सेना थी उसने सरेंडर कर दिया, और इस तरीके से ये ऐतिहासिक आत्मसमर्पण हुआ पाकिस्तान की तरफ से। और उसके जो परिणाम आए कि लगभग 93,000 युद्धबंदी भारत के पास पहुंच गए। भारत को उनकी, चूंकि वो आत्मसमर्पण करके आए थे, लिहाजा उनकी चिंता करने की अपनी तरह से पर्याप्त व्यवस्थाएं भी करनी थी। और उसी का नतीजा रहा कि उसके 7 महीने के बाद जिस तरीके से स्थितियां थीं, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच ये शिमला समझौता हुआ, जिसको आज 54 साल के बाद दुनिया एक बार फिर से इस बात को समझ रही है कि इन समझौतों को किस तरीके से किसी दौर में रखा गया और उसके बाद जिस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं उसका क्या परिणाम होता है दोनों ही देशों के बीच। बड़ी चीज ये थी कि भारत के पास पाकिस्तान के सैनिक बंदी थे, लेकिन भारत को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने में कामयाबी नहीं मिली। ये अपने आप का एक बहुत बड़ा सिला था, जिसे भारत आमतौर पर लगातार अपने राजनेताओं से पूछता रहता है कि भाई पाकिस्तान इतने दबे में था तो भी वो स्थिति क्यों नहीं बन पाई।
बड़ी चीज ये थी कि जिस समय बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ, जिस तरीके से ये पूरा युद्ध आगे बढ़ा, उस समय पर जो आज बांग्लादेश है यानी पूर्वी पाकिस्तान, वहां की आवाम अपनी तरह से सरकार के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि उसको पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत से मुक्ति मिले। लेकिन साल भर बाद जब ये शिमला समझौता हो रहा था, तब एक तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह बात कही कि आप रख लीजिए उनको, जो गद्दार हैं। भारत के सामने चुनौती थी कि उनको खिलाना पिलाना, ये सारी चीजें, और साथ साथ जो यूएसएसआर और अमेरिका, यूएस साल भर पहले तक भारत और पाकिस्तान की तरफ से बंगाल की खाड़ी में मोर्चेबंदी किए थे, चूंकि पीओके से उस तरीके की कोई आवाज नहीं उठी, लिहाजा उस आवाज के न उठने की वजह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर अगर भारत अपना वापस कब्जा चाहता था तो उसको लेकर दुनिया ने उस समय पे समर्थन भी नहीं किया। लिहाजा जो शिमला समझौता हुआ 1972 में हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित मफिन पैलेस में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने दोनों देशों की इस पर सहमति बनी और अपने सभी विवादों को केवल आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कहकर युद्ध विराम के समय दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थान पर थीं उसे ही एलओसी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दोनों पक्षों ने वादा किया कि वो इस रेखा को बदलने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे। 93,000 युद्धबंदियों को रिहा करने पर भी भारत ने अपनी सहमति दी और करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन पाकिस्तान को वापस कर दी, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा पंजाब और सिंध का एक ऐसा प्रांत भारत के पास आ चुका था जो दरअसल पाकिस्तान का हिस्सा था। एक कहावत आपने सुनी होगी, कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे। कुछ महीनों पहले यह स्थिति बनी हुई थी जब भारत रूस से तेल खरीदे या न खरीदे, इसको लेकर के बड़ा विवाद हो रहा था। अमेरिका की तरफ से अपने इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे, भारत की लीडरशिप अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखे थी। अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई। भारत को कच्चे तेल के टैंकर भर भर कर भेजने वाला रूस फिलहाल खुद तेल के लिए तरस रहा है। जानकारी आ रही है कि भारत ने रूस को करीब 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेजा है। वहीं अभी और पेट्रोल भेजा जाएगा। दरअसल यूक्रेन इस समय रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले कर रहा है लगातार। इस वजह से रूस में ईंधन की दिक्कत हो गई है। इस दिक्कत से निपटने के लिए रशिया ने भारत से मदद मांगी है और समुद्र के रास्ते भारत कच्चा तेल रशिया तक पहुंचा रहा है। भारत से रूस तेल क्यों खरीद रहा है? भारत में तो इतना तेल है नहीं, यानी भारत खुद आयात कर रहा है, आयात करने के बाद रूस को बेच भी रहा है। अब इसकी जो मुख्य वजह है उसे बहुत जरूरी है कि आप समझ लें। रशिया भारत से तेल खरीद रहा है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये कि एक तो उसकी अपनी इंटरनल क्राइसिस, रूस पर यूक्रेन ने रिफाइनरीज पर हमले शुरू किए हैं, जिसकी वजह से उसके तेल डिपोज में आग लगी हुई है। रूस के कई बड़े प्लांट, फ्यूल प्लांट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में रूस के सामने ये चुनौती है कि न सिर्फ वो अपने प्लांट्स को बचाए, बल्कि उसका जो घरेलू ईंधन उत्पादन है वो भी प्रभावित हो गया है। इसके चलते वहां पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, तेल की राशनिंग और कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। गर्मियों के मौसम में गैसोलीन की दैनिक खपत कम से कम 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंच जाती है। इसे पूरा करने के लिए रूस को मजबूरन आयात का सहारा लेना पड़ रहा है। तो रूस जो खुद तेल का बहुत बड़ा उत्पादक देश रहा है, आज उसका अपना संकट बढ़ा हुआ है यूक्रेन की वजह से। अब तक का जो व्यापारिक अपडेट है, यानी जुलाई 2026 तक जो भारत ने व्यापार किया है रशिया के साथ में तेल का,
भारत से कम 60,000 मीट्रिक टन भेजा गया है तेल। रूस, भारत और बेलारूस से हर महीने करीब 4 लाख टन गैसोलीन आयात करने की तैयारी में है। रूसी संसद ने भारत से आयात होने वाले ईंधन पर सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी। गैसोलीन के 2 बड़े टैंकर रशिया भेजे जा चुके हैं। रूस और बेलारूस दोनों ही इस तरीके की जो स्थितियां बनी हैं उससे निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक अनोखा चक्र है। भारत रूस का तेल खरीदता आया, अब इस तेल के खेल ने बाजी पलटी है। इस संकट ने दोनों देशों के बीच एक दिलचस्प व्यापारिक चक्र बना दिया है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प इसलिए भी है कि जिस तरीके की स्थिति दुनिया के सामने बनी है वो अपने आप में हैरान करने वाली है उन देशों के लिए खास तौर से, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से ही कच्चा तेल खरीदता आया है, वो भी रियायती दरों पर। अब जून में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात 2.70 मिलियन प्रति बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। भारत के कुल तेल आयात का 50% से भी अधिक है ये मात्रा। और इसके बाद भारतीय रिफाइनरीज इस रूसी कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में प्रोसेस करती हैं। कच्चे तेल से कई तरीके के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। अब उसी रिफाइंड गैसोलीन को भारत वापस रूस को बेच रहा है ताकि उनका घरेलू संकट दूर हो सके। तो ये अपनी तरह से समय का पहिया घूमा है और रूस उस जगह पर जाकर के फंसा है जहां उसे भारत की मदद लेनी पड़ रही है। अच्छा, रशिया और भारत दोनों पारंपरिक सहयोग एक दूसरे का करते रहे हैं, इस लिहाज से इस तरीके की डील्स होने में कोई बहुत ज़्यादा संकट नहीं सामने आ रहा है। भारतीय रिफाइनरीज कंपनियों को मुनाफा भी इस मौके पर बम्पर हो रहा है। भारतीय कंपनियां रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदती हैं, फिर उसे अपने यहाँ प्रोसेस करती हैं, रिफाइन करती हैं और पेट्रोल उत्पाद अब रूस को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। इससे कंपनियों को ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि जिस तेल को आप प्यूरिफाई करते आए हैं, भारतीय पेट्रोल में 20% एथिल अल्कोहल मिश्रित होता है, जबकि रूस का सामान्य मानक केवल 10% का है। इस लिहाज से रूसी रिफाइनरीज संकट के लिए अब भारत के हाई एथिल ईंधन को अपनाने पर जोर दे रही हैं। आप ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में बहुत सारा आयात ऐसा होगा जो रशिया को करना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके की स्थितियां अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में बन गई हैं उससे वो किस तरीके से उभरे, ये अपने आप में रशिया के लिए एक चुनौती है। और इस मौके पर, इस गाढ़े समय पर, जब उसके लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक प्यूरिफाइड गैसोलीन की जिसको वो इस्तेमाल कर सकें, तो वहाँ पर भारत अपना उसको मदद देने के लिए आगे आया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का रुख जिस तरीके का है वो भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सैंक्शन अगर कोई लगता है तो वो किस तरीके का खतरा भारत के लिए होगा, या भारत इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार है कि अगर किसी तरीके का रशिया पर या भारत पर कोई सैंक्शन लगता है तो उन चीज़ों से निपटेंगे। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदते रहने की छूट पहले ही दे रखी है। भारत अगर रूसी तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दे तो भारत में भी संकट पैदा होगा। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल पार कर जाएंगी, क्योंकि भारत जितना तेल खपाता है दुनिया के बाकी मुल्क नहीं खपाते हैं, और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा जाएगी। पश्चिमी देशों के नियमों के अनुसार प्रतिबंध केवल रूसी कच्चे तेल पर लागू होते हैं। एक बार जब वो कच्चा तेल भारत आकर रिफाइन हो जाता है तो इसके बाद वो तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से भारत का बन जाता है। इस लिहाज से अमेरिका और पश्चिमी देशों का जो रुख है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है
इस पेट्रोल के व्यापार पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जब भारत में एक बार रिफाइन हो गया, उसके बाद आप इसे किसको बेच रहे हैं, इस पर दुनिया का कोई भी देश हमको डिक्टेशन नहीं दे सकता है। ये अपने आप में एक ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति है जिसमें अमेरिका को भी इस बात की समझ आ रही होगी कि अगर रूस का संकट ज्यादा दिन तक चलेगा और भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, या जिस तरीके की स्थितियां पैदा करना अमेरिका चाहता था, तो जो बाकी के देश तेल का उत्पादन करते हैं वहां से जिस तरीके से तेल लिया जाता है, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो 150 बैरल को पार कर जाएगी। और चूंकि अमेरिका की इकोनॉमी युद्ध और पेट्रोल और उन देशों से चलती है जहां पर इस तरीके के उत्पादन होते हैं, लिहाजा अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा जाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कुछ कर रही है वो दुनिया के सामने है, और दुनिया इस बात को समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा रही है कि पाकिस्तान की जो सरकार है या सेना है, उसकी नज़र में न तो अपनी आवाम की कोई कीमत है, और ना ही जब युद्ध की स्थिति होती है तो पाकिस्तान के जो सैनिक शहीद होते हैं उनके लिए पाकिस्तानी आर्मी में ही कोई ऐसा प्रावधान या ऐसी व्यवस्था है जिससे वो कई बार अपने सैनिकों के शवों को पहचानने लेने तक से इनकार कर देता है। बावजूद इसके पाकिस्तान को जो भारत का जम्मू कश्मीर का इलाका है उसको भारत से अलग करने में बड़ा इंटरेस्ट है, और वो हर दूसरे चौथे कुछ ना कुछ ऐसा किया करता है जिससे सीमा पर न सिर्फ विवाद हो बल्कि स्थितियां युद्ध तक पहुंची हैं। अब तो स्थिति यह है कि भारत युद्ध के लिए 24 घंटे तैयार है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म हुआ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की फितरत किस तरीके की है। भारत भी इस बात को समझता है, और भारत के ज्यादातर लोग इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ में किसी तरीके की बातचीत या किसी तरीके का रिश्ता खास तौर से बनाने की कोशिश कई बार की गई, अलग अलग सरकारों में की गई। क्या इंदिरा गांधी, क्या राजीव गांधी, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या अटल बिहारी वाजपेयी और क्या नरेंद्र मोदी, सबके दौर में कुछ ना गुजराल डॉक्टरें, बहुत कुछ हुआ है। हर प्रधानमंत्री ने अपनी तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच एक अच्छे रिश्ते बने रहें इसकी कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसको समझ में आता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच न सिर्फ बातचीत रुकी हुई है, बल्कि कई मौकों पर जो प्रयास होने चाहिए वो भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से पीछे ढकेल देता है। अब एक बार फिर कुछ लोग आगे आए हैं। वो लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो। रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए करीब 117 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है संयुक्त रूप से, और इस चिट्ठी में भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह भी आप समझ सकते हैं कि बातचीत जल्दी शुरू हो, इसको लेकर के भारत के लोगों की संख्या ज्यादा है, पाकिस्तान की कम है। इधर 61 है, उधर 56 ही है। अब यह पहल सेंटर फॉर पीस एंड प्रोसेस के अध्यक्ष ओपी शाह की तरफ से की गई है। भारत की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, राज्यसभा सांसद मनोज झा, रॉ के पूर्व प्रमुख एस दुलत, और कई एकेडमिशियन हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस अपील का समर्थन किया। ये चिट्ठी आप देखिए, इसमें सबके नाम है। अपील टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बाय कंसर्न सिटीजन्स। कंसर्न सिटीजन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते समान हो। पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, वैज्ञानिक परवेज हूद भाई और कई सोशल एक्टिविस्ट ने अपने साइन इस लेटर पर किए हैं। एक कंबाइंड लेटर है, ज्वाइंट लेटर है। मामले में कुछ नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। पहले बयान सुन लीजिए। मैंने 117 लोगों के साथ 61 हिंदुस्तानी
56 पाकिस्तानी ने मिलकर एक पत्र लिखा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम खुला। उसमें बेसिक रिक्वेस्ट है कि आप आपस में बात करिए, संबंधों को नॉर्मल करिए और जो व्यापार चालू करें, जो कम्युनिकेशन था वो रहे, हवाई जहाज एक दूसरे के जाएं, मेडिकल हेल्प पेशेंट्स आते थे वो हो, और जाना आना लोगों का वो हो। इसके साथ अन्य विषय पर बात करके समस्याओं का समाधान करिए, ये रिक्वेस्ट है। और इस रिक्वेस्ट से मतलब ये होता है कि ऐसा करने से हिंदुस्तान वालों का भी फायदा होगा और पाकिस्तान वालों का भी फायदा होगा। अभी हम लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ India talk to each other, has parleys, discussions, and whatever irritants we have in our relationship, whatever differences we have, they should be settled through discussions. That is the purpose. ये तनाव तो पिछले 30-40 साल का है और पिछले साल तो पहलगाम के बाद इसमें और ज्यादा जो है ये बढ़ोतरी आई। अब एक चिट्ठी के जरिए वजीर आजम साहब से गुजारिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह दोनों मुल्कों के जो है रिश्ते उनको सुधारा जाए, उनको ठीक किया जाए। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों अगर मेरी जानकारी सही है तो आरएसएस के जो सबसे बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहिए। अब अगर आरएसएस ये कहे तो किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के लीडरान ये बात करते हैं तो बवाल मचता है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर हों। बस। आपने सुना क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर? जो बात वो कह रहे हैं उसमें दो बातें बड़े मार्के की हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों आरएसएस चीफ ने भी इस तरीके की बात कही कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बातचीत होनी चाहिए। तो अगर आरएसएस की तरफ से कही जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम जो पीसफुल कमेटी वाले हैं या अलग अलग सियासतदान हैं जो अपनी तरह से चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहाल हों, तो उसमें बड़ी आपत्ति है। दोनों का फर्क समझिएगा। ये जो अब्दुल्ला साहब हैं, इनके जो पिताजी हैं और उनके भी जो मतलब इनके बाबा, ये कुल मिलाकर के चाहे, अच्छा ये हिस्सा हो गया, उधर महबूबा मुफ्ती और दुलत साहब, ये सारे लोग इस तरीके के हिंदुस्तान की तरफ से हैं जो गाहे बगाहे पाकिस्तान की न सिर्फ वाहवाही बल्कि इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट किस तरीके से नीचे रखा जा सकता है, इसका पूरा प्रयास अपनी तरफ से करते आए हैं। बीते दशकों का यह रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ मोहन भागवत ने क्या कहा? मोहन भागवत ने कहा कि आने वाले समय में अगर कोई स्थिति पाकिस्तान के भीतर ऐसी बनती है या भारत की बढ़ती हुई ताकत जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध होता है और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग पाकिस्तान के भी इस तरीके के हैं जो भारत में अपने आप को खपाना चाहेंगे, या भारत को उन लोगों के साथ में किस तरीके का बर्ताव करना है, जब जीत जाएंगे तो फिर क्या करना है। तो ऐसी स्थिति से पार पाने के लिए थोड़ा बातचीत वगैरह करते रहना चाहिए। उनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये सब चीजें थोड़ा सा आदान प्रदान होते रहनी चाहिए। होता क्या है कि आमतौर पर लो फ्रीक्वेंसीज पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बैठे हुए दोनों ही तरफ के जो पाकिस्तानी या भारत विरोधी हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, इसमें कहीं किसी को कोई शक शुबा है नहीं। कई बार हमारी सेना ने, इंटेलिजेंस ने इस तरीके की चीजों को पकड़ा है। अब जो ये पीसफुल कमेटी आई है सामने, जिस तरीके की बात कह रही है, इसमें एक साजिश की बू जरूर आने लगती है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ और सहारा संघ का क्यों लिया जा रहा है। जो बात उन्होंने कही है, मोहन भागवत ने कही है, वो पूरी तरीके से 180 डिग्री उल्टी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, युद्ध में भारत जीतेगा, जीतेगा तो पाकिस्तान के साथ करना क्या है, वहां के आवाम के साथ में क्या करना है, ये मैटर है। और ये मैटर बिल्कुल अलग है।
अब इस पत्र में मांग क्या क्या की गई हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। कुछ चिट्ठी लिखी गई, उस चिट्ठी में कुछ डिमांड्स होती हैं, वो डिमांड्स क्या हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है ताकि खत का मजमून समझ में आ सके। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में पूर्णकालिक उच्चायुक्तों की दोबारा नियुक्ति की जाए, आम नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील दी जाए और अटारी वाघा बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर को व्यापारिक गतिविधियों के लिए सक्रिय किया जाए, सीमा पर कला, संगीत और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा इस पत्र में मांग की गई। कश्मीरी पंडितों के लिए पवित्र शारदा पीठ खोलने की भी विशेष अपील की गई है। विवादित मुद्दों को सैन्य टकराव के बजाय केवल संवाद के माध्यम से सुलझाया जाए, यह बात भी रखी गई है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच जो बातचीत हो, उस खत को जो लिखा गया उसका मजमून कुछ इस तरीके का है। अब यहां पर इस खत के मजमून के साथ में आप दो तीन चीजों को समझिए। आपको ध्यान होगा अभी बीते साल डेढ़ साल पहले एक एक करके टारगेटेड कश्मीरी पंडितों की हत्या शुरू हुई, जम्मू में आकर के और कश्मीरी पंडितों की हत्या शुरू हुई। इसके अलावा धारा 370 जब हटी तब एक बड़ा प्रयास हुआ कि जो कश्मीरी पंडित देश भर में हैं उनकी संपत्तियों को जम्मू कश्मीर में उन्हें वापस किया जाए और वो अपनी रिहाइश वहां जाकर के करें। ये वहां पर और खास तौर से महबूबा मुफ्ती एंड कंपनी मिलिटेंट्स जिन्होंने उनके घरों पर कब्जा करके रखा हुआ है लोअर कश्मीर में, वो डाउनटाउन जिसे कहते हैं, उन सब जगहों से हटने को नहीं तैयार। जो कश्मीरी वहां पर गए नौकरी करने, कश्मीरी पंडित कुछ सरकारी नौकरी में थे, उनको भी मारपीट के गोली से, बंदूक से डरा करके भगा दिया गया। अभी की बात, पिछले 2-4 साल में धारा 370 हटने के बाद जो स्थितियां बदली हैं उसमें इस तरीके की हरकतें हुई और ये कह रहे हैं कि नहीं वहां नाच गाना होना चाहिए, कला संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, अटारी वाघा बॉर्डर खुल जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। गए तो थे अटल बिहारी वाजपेयी, बाद में क्या हुआ, करगिल हुआ, हो तो रहा था व्यापार, क्या हुआ, उस व्यापार की धज्जियां उड़ा दी गई। आप व्यापार के साथ में असला, गोला बारूद भी भेजते हैं। जब नहीं चल रहा है तब आप इतना भेज रहे हैं, चलने लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनेगी। अब सेंटर फॉर पीस एंड प्रोसेस क्या है, जिस संस्था ने जो पत्र लिखा है, इसको भी आप समझ लीजिए कि यह संस्था अपनी तरह की क्या गुल खिलाती है। भारत का एक गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज की पहल है, जैसा ही कहा जा रहा है। भाई है तो है। इसके अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता और विश्लेषक ओपी शाह हैं। यह संगठन भारत पाकिस्तान रिश्ते सुधारने पर जोर दे रहा है। संगठन का मानना है कि युद्ध या टकराव किसी समस्या का हल नहीं है। संस्था जम्मू कश्मीर के विभिन्न नेताओं के साथ चर्चाएं आयोजित करती रहती है समय समय पर। भारत का यह गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज पहल करने वाला संगठन, जिसके विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक ओपी शाह अध्यक्ष हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि मोहन भागवत ने जो बात कही वो युद्ध की स्थिति के परिणाम के साथ में कही है और आप ये चाहते हैं कि कोई युद्ध होगा ही नहीं, सब नॉर्मल है, ऐसा दिखा दिया जाए। तो ऐसा दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखने की आदत शाह साहब को हो सकती है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, दुलत साहब, इन सब लोगों को हो सकती है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी को कतई नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी कतई इस दिवा स्वप्न में नहीं है कि पाकिस्तान किसी तरीके से सुधरने वाला है। अब ये जो पत्र लिखा गया है, आलोचक भी होते हैं हमारे देश में भी, इस तरीके की जब कोई स्थिति बनती है तो उसमें आलोचना, समालोचना, सारी चीजें होती हैं। तब शांति की वकालत करना, देश की सुरक्षा, शहीदों पर बात करना। विश्लेषकों का मानना है कि हस्तियां आतंकवाद को ही बढ़ावा देने वाली हैं। इस पत्र पर दस्तखत करने वाले नेताओं और अलगाववादियों के प्रति झुकाव ज्यादा दिख रहा है। उसमें व्यक्तियों के पुराने बयानों को पाकिस्तान परस्त बताया है और आलोचकों का यह कहना है कि सीमा पार से जब आतंकवाद जारी है तब इस तरीके की कोई कल्चरल या व्यापारिक गतिविधियां करना कहां की समझदारी है कि हम एक बार फिर उन सारे गड्ढों को वापस ओपन कर दें, खोल दें, जिनको बड़ी मुश्किल से हम धीरे धीरे करके और भरते आए हैं या भरने की कोशिश कर रहे हैं।
इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कई भारतीय नेताओं के पुराने बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया और विवाद भी रहा है। पत्र लिखने वाले नेताओं के पुराने बयान किस तरीके के हैं वो भी आपके लिए सुनना जरूरी है, ताकि हमारे कहीं सुनी पे नहीं, आप सीधे उनकी बातों को सुनिए कि किस तरीके के बयान उन्होंने दिए हुए हैं पहले से। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने इस लेटर पर साइन भी किया है। भारत के नेता हैं, पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। 2015 में पाकिस्तानी चैनल पर कहा था कि अगर भारत पाक संबंधों को सुधारना तो पहले नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना होगा, चुनी हुई सरकार को हटाना होगा और इसके लिए पाकिस्तान सहयोग करे। यह बयान देशद्रोह के समान माना गया था। मई 2024 में मणिशंकर अय्यर का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। किस बात का सम्मान? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमारे पास जो परमाणु बम है उसकी ना शायद जानकारी नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हम पाकिस्तान से बात नहीं करते हैं तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान कम डराता है, भारत में रहने वाले नेता ज्यादा डराते हैं भारत को ही, भारत सरकार को, भारत के लोगों को। फारूक अब्दुल्ला 370 हटने के बाद कहा कि कश्मीर खुद को भारतीय नहीं मानते। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो चाहते हैं कि चीन कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करवाए। इस बयान की तीखी आलोचना हुई देश भर में। फारूक अब्दुल्ला ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का ही है। महबूबा मुफ्ती भी कई बार देश विरोधी बयान दे चुकी हैं। 370 हटने पर उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा वापस नहीं मिलता तब तक तिरंगे को कोई हाथ नहीं लगाएगा और ना ही कोई उसे उठाएगा। यह उनका पाकिस्तान प्रेम है। बुरहान वानी के मारे जाने पर महबूबा मुफ्ती ने बहुत सहानुभूति जताई थी। मीरवाइज उमर फारूक लंबे समय तक कश्मीर के भारत में विलय का विरोध करते रहे। उमर फारूक जनमत संग्रह की मांग करते रहे हैं। जो बात पाकिस्तान कहता था वही उमर फारूक कहते। उनके कई बयानों को अलगाववादी रुख से जोड़कर न सिर्फ देखा जाता है बल्कि वो खुद अलगाववादी ही हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो लीडरान ऐसे लेटर्स पर साइन करते हैं उनका कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने रखना जरूरी है, ताकि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि बहुत सारे लोग हैं जो शांति और अमन पसंद हैं, वो भारत के ही लोग हैं जो पाकिस्तान से लड़ने मरने पर उतारू हैं, भारत की स्थितियों को लगातार विक्टिम करके दिखाने वाले यही सब लोग हैं जो इस राष्ट्र के साथ में समय समय पर अपनी मजबूरी या राजनीति की वजह से सौतेले जैसा बर्ताव करते आए। बातचीत बंद होने के मुख्य कारण किस तरीके के हैं ये भी आपको हम बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमला इसका सबसे मुख्य कारण है। इसके साथ साथ 2016 में उरी हमला और 2019 में पुलवामा आतंकी हमला, मौजूदा 2014 के बाद से ये हमले हुए हैं और मोदी सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रुख अपनाया कि हम बातचीत और आतंकवाद दोनों को झेल नहीं सकते, तो बातचीत बंद, आतंकवाद ही कर लो। एक दूसरे के विमानों के लिए भी अपने हवाई स्पेस को, एयर स्पेस को बंद कर रखा है दोनों ही देशों ने। सीमा पार होने वाले व्यापार और कला संस्कृति से जुड़े आदान प्रदान भी ठप हैं। क्या जरूरत है? आम लोगों के लिए वीजा सेवाएं भी निलंबित हैं। पता ही नहीं चलता है कि कौन किस तरीके से क्यों जा रहा है, आ रहा है। तो ये जो कारण रहे हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद होने के, वो भी हमने आपको बताए हैं। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके की स्थिति पहली बार बनी है। हमारे देश के नेताओं ने कई बार पाकिस्तान ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के बाकी मुल्कों से भी धोखा खाया है, लेकिन अब क्यों नहीं समझ ली, या समझ लेने के बाद क्यों इस तरीके से वो अपने आप को उन चीज़ों से ढांप करके रखना चाहते हैं या उससे आगे बढ़ने की बात करना चाहते हैं, ये शायद वही बता सकते हैं। एक दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा, पलट करके चीन ने मारा और 1962 का युद्ध हमने देखा।
भारत का पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी बाहर कबायलियों ने वो हिस्सा भी हमारा लिया जो हमारे पास था, उसको वापस करने की जब जब स्थिति बनी या जो जो भारत ने कोशिशें की, उन सब चीजों को न सिर्फ धता बताया बल्कि अवैध तरीके से घुसपैठ, जाली करेंसी, नकली दवाओं का कारोबार, ड्रग्स, ये सब कुछ पाकिस्तान जब बातचीत बंद है तभी भी कर रहा है। तो आप सोचिए कि अगर ट्रेनों की आवाजाही होगी, बस की आवाजाही होगी, तो किस तरीके की स्थितियां बनेंगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान की ऐसी है जो मुस्लिम है और पुराने उस दौर के नेताओं के रहमो करम पर उनके पूर्वजों को यहां रहने की न सिर्फ अनुमति दी गई बल्कि अपनी तरह से भारत ने बड़ा दिल भी दिखाया। बावजूद इसके बहुत बड़ी तादाद में भारत के भीतर स्थितियां ऐसी बनी हैं कि कई बार यहां आतंकवाद का सिला सीमा पार से हो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल ब्रेन वॉश के जरिए और यहां पर भारत के ही लोगों को काफिर समझकर उड़ाने का कार्यक्रम बनता है। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो अपनी संस्कृति है या इस्लाम की जो अपनी संस्कृति है और पाकिस्तान जिस तरीके का देश है, भरोसा उस पर किया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग हैं अपनी तरह से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन यह एजेंडा भारत का वर्तमान में तो नहीं है। ये भाषा और ये तकलीफ पाकिस्तान की ज्यादा है क्योंकि वो कंगाली के दौर से गुजर रहा है और इधर भारत में आकर के न सिर्फ उसके तमाम कलाकार, खिलाड़ी समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर के मोटा पैसा बनाते रहे हैं, बल्कि जब ये इस तरीके की चीजें रुकी हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी उन्हीं लोगों को हो रही है और वो अपनी तरह से भारत के साथ में हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर हैं तो फिर ऐसे लोगों के लिए ही मोहन भागवत ने कहा कि हो सकता है कि उधर कुछ लोग ऐसे हों जो इधर आना चाहते हों या अपनी जमीन के टुकड़े को इधर मिलाना चाहते हों, तो ऐसी स्थिति के लिए उनसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि उनको खिलाना चाहिए, उनके साथ में नाच गाना हो। जिन लोगों ने पत्र लिखा है उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन जिन लोगों ने पत्र लिखा उन्होंने जो बात रखी उनकी अपनी इंटीग्रिटी भारत में सबसे पहले डाउटफुल है। तो इस तरीके से तो इस राष्ट्र का बंधन नहीं हो सकता है। लिहाजा यह जरूरी है कि पहले भारत का पक्ष, इस राष्ट्र के पक्ष में अगर आप बात करते हैं, पाकिस्तान को कुछ नसीहतों के साथ में अपनी बात को रखते हैं, तो फिर इस तरीके की चीजें सुनने में और शायद करने में भी अच्छी लगें। लेकिन उससे पहले ये सब बातें बेईमानी हैं, साजिश है। वंदे राष्ट्र।